ज्वलंत नमस्कार, मैं हूं ज्योतिका। कैबिनेट के बड़े फैसले विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों से जन जन के विकास, जन जन तक का जो भी तमाम योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं भारत सरकार की, वो पहुंचती हैं। क्या रहे ये बड़े फैसले और किस किस फैसलों को मंजूरी मिली है, आइए एक नजर डाल लेते हैं पहले इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भागीदारी बढ़ाने के मकसद से इस योजना के आवंटन को गरीबी के अनुपात के साथ न जोड़कर मांग के आधार पर संचालित किया जाए, इसके लिए भी अहम फैसला लिया गया। ग्रामीण जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए 520 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई, जो 5 साल के लिए होगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे और इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा। अब ये तय किया है कि कश्मीर में ग्रामीण 2/3 परिवार, ग्रामीण कश्मीर लद्दाख जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने सरकार के द्वारा दिए गए इस विशेष पैकेज का स्वागत किया है। जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत 520 करोड़ रुपए का पैकेज जो उन्होंने सैंक्शन किया है, एक सराहनीय कदम है हमारी नज़र से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आज के हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, उन हालात को देखें अगर आप, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं रूरल एरियाज़ के लोग। केंद्र सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है कि उन्होंने जो है गाँव के बारे में सोचा, और इस महामारी के दौर में भी अगर केंद्र सरकार ने जो है गाँव की तरक्की और रोज़गार के लिए ऐसा कोई पैकेज दिया है, तो हम उसका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और केंद्र सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में ये बहुत ज़रूरत थी, और इसका ये भी हो सकता है जो हमारे जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे, अगर इतना पैकेज आ रहा है तो इसको हम वेलकम करते हैं। एक अन्य अहम फैसला नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हुआ है। इस नीति को अमल में लाने के लिए स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है। स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इस कार्यक्रम की लागत 5,718 करोड़ होगी, जिसके लिए 3,700 करोड़ रुपए की सहायता विश्व बैंक करेगा और 2,000 करोड़ राज्यों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 3 तक भाषा ज्ञान में सुधार होगा, जहां मातृभाषा में पढ़ाएंगे, जहां जिस ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है 3 और 8 के दरमियान। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के दर में सुधार होगा, विकेंद्रित प्रशासन में सुधार होगा, एक सुशासन प्रशासन में आएगा, राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, परीक्षा में सुधार होंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा भारत। स्टार्स योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसे 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में शुरू किया जाएगा। इसी तरह की एक अन्य योजना 5 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से भी चलाई जाएगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों की समिति ने निर्णय लिया है कि खनन और इस्पात निर्माण कार्यों को अलग रखा जाए। इसके लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को, जो मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा, उसके डीमर्जर यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से अलग करने और विनिवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। ये प्रक्रिया सितंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कैबिनेट ने विदेशी बाजार से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 3,874 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया है।
और कैबिनेट के इन अहम फैसलों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इन्हें लैंडमार्क बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि द स्टार्स प्रोजेक्ट, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया, जिसकी शुरुआत की गई, जिसको मंजूरी मिली है, स्टार्स प्रोजेक्ट विच वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे स्ट्रेंथन्स आवर एफर्ट्स टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सेक्टर एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। यानी कि शिक्षा की जो तरीका है, पढ़ाई का जो तरीका है, उसमें बहुत हद तक बदलाव आएगा, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया कि रट्टा लगाकर अब पढ़ाई करना नहीं, समझकर सीखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन की बात की गई है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोगों तक अब इस की जो पहुंच बढ़ेगी और 5 साल तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिस डिसीजन विल फर्दर ईज ऑफ लिविंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एज वेल एज लद्दाख। और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विदेशी बाजार से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 3,874 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया। वहीं सरकार ने एडनॉक के तेल भंडार केंद्र में कार्य करने वाले यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। स्टार्स कार्यक्रम की, जैसे कि मैंने बताया, इसको मंजूरी मिल गई है। इस पर अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा कि ब्रेकिंग द ऑर्थोडॉक्स बैरियर्स, पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्टार्स प्रोजेक्ट विल बी बेस्ड ऑन लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग. It will help improve the quality of education by providing capacity building exercises for the teachers and focusing on monitoring of the school education system. सभी केंद्रीय मंत्रियों के भी इसमें प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है इन अहम कैबिनेट फैसलों को लेकर। और आज इन्हीं फैसलों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। वो हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा हैं, डायरेक्टर हैं IIM रोहतक से। प्रोफेसर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रोफेसर DS गुप्ता हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जम्मू यूनिवर्सिटी से। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर धीरज शर्मा, आपसे अगर शुरुआत करूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। लगातार पहले दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पॉलिसी का साफ तौर पर जो मकसद है वो है पढ़ाई को पढ़ाई के तौर पर समझना, ना कि उसको दिमाग में एक जिसको कहते हैं रोबोट की तरह रट्टाफिकेशन कर लेना और उसे मशीन की तरह नहीं, पढ़ाई को समझने की जरूरत है। और उसी पर फिर एक बार आज बल दिया गया इस कैबिनेट फैसले में। अगर स्टार्स प्रोग्राम की शुरुआत जो उसको मंजूरी मिली है उसकी बात की जाए तो जी, मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो आज लिया गया है। इसमें एक तो भारत सरकार ने अपने आप को अलाइन किया है वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज से जी। उससे हमें एक वित्तीय सपोर्ट मिल जाएगी उनसे। और दूसरा ये रहेगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें बहुत ज्यादा फोकस है कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और इंग्लिश, इन सब का उपयोग अलग अलग जगह पे और एक अच्छे तरीके से किया जाए। क्योंकि बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा में कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। वो रट्टा लगाकर उनको अंग्रेजी का वो सीखने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिसे हम कई बार हम बोलते हैं निमोनिम्स, जिससे जो कई बार हम लोग यूज करते हैं निमोनिक्स, उसको अंडरस्टैंड करने, चीजों को रटने के लिए, वो ये उसके ऊपर आधारित इसकी एक साइंटिफिक इसके पीछे एक प्रणाली है। तो मुझे लगता है कि स्टार स्कीम तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप हमने आज लिया है, जिससे कि एजुकेशन लेवल, पर्टिकुलरली जो लोग पिछड़े हुए मैं उसे कहूंगा वित्तीय रूप से पिछड़े हुए हैं या अदरवाइज पिछड़े हुए जगहों से आ रही हैं, वहां से उन लोगों को ज्यादा एक सपोर्ट मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो अलग से एक जो अंत्योदय स्कीम का जो पैकेज है 520 करोड़ का, वो एक और बहुत बड़ा स्टेप है। आप देखिए कि 1 साल हो गया है, बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, अटल टनल का अभी जो उद्घाटन हुआ है जी, उससे पहले अगर आप देखें कुछ PSUs ने वहां पर MOUs साइन किए हैं
और अपना इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए। अब ये जो 520 करोड़ है, ये जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, ये उनकी डेवलपमेंट के लिए है। मेरे ख्याल से ये जम्मू एंड कश्मीर की एक दिशा बदलने का एक पैकेज है कि 520 करोड़ जब पुअरेस्ट ऑफ पुअर को जाएगा, उनके मन में ये यकीनन एक बात आएगी कि भारत सरकार उनके बारे में सोच रही है और उनकी अच्छाई के लिए सोच रही है और उनको हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर डीएस गुप्ता आपके पास आएंगे। जिस तरह से प्रोफेसर धीरज बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक तरह से तस्वीर बदलने की कोशिश जारी है और वो तस्वीर बदलेगी विकास के रास्ते से, और ये विकास के रास्ते में एक अहम कदम आज के फैसले को माना जा सकता है। दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है, इसके अंतर्गत जिस तरह से लोगों को सशक्त बनाने की यहाँ पर शुरुआत की गई है। देखिए, ये रकम अगर देखते हैं 520 करोड़, आपको लगेगा ये रकम ज्यादा नहीं है जी, पर मैं इसको एक परिप्रेक्ष्य में डालना चाहता हूं। ये जो योजना है, दीनदयाल योजना तब जाना नहीं जाता था, उसको नेशनल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन कहा जाता था। ये 2013 से जम्मू कश्मीर में लागू है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस स्कीम को देखते हैं, इस स्कीम की बुनियादी 3 स्तंभ है। एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय अवस्था में लोगों को सम्मिलित करना। दूसरा है संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लोगों को जोड़ना जी। तीसरा है जो इनकी स्किल्स हैं, बेसिकली दक्षता है, उसको बढ़ावा देना, ताकि लोग खुद ब खुद अपने रोजगार जुटा पाए, एंटरप्रेन्योरशिप में जाए और वो आगे बढ़े। इसके लिए हमें समुदाय को इन्वॉल्व करना था, क्योंकि हर काम सरकार कर नहीं पाता है। पर जम्मू कश्मीर में जब ये लागू हुआ 2013 में, तब हमारी यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे इंस्टीट्यूशन जो थे, वो है ग्राम पंचायत, वो बिल्कुल इनफेक्टिव थे, क्योंकि इलेक्शंस तो होता था पर इनको एम्पावर नहीं किया जाता था और ये सिलसिला चलता रहा। पहला बदलाव आया 2018 में, जबकि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुआ। और दूसरी बात, नौकरशाही जो है राज्य का, उसको कहा आप बैक टू द विलेजेस जाइए, लोगों को बताइए सरकार आपके लिए क्या कर रहा है, सरकारी क्या योजनाएं हैं वगैरह वगैरह, और उनमें संगठित होने का वो विश्वास पैदा करिए। और आज 2 साल से ये लगातार चल रहा है। दूसरी बात, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस रियासत में कमजोर इसीलिए थे क्योंकि 73rd अमेंडमेंट इस राज्य पे लागू होता नहीं था। आज ये लागू होना, अगस्त 5 और 6 2019 के बाद हमारी संविधान है पूरी तरह से लागू हो रहा है, मतलब 73 संशोधन भी इस पे लागू हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं, तब इसका जो वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप आज आपके पंचायत के पास खुद फंड्स हैं, वो एक्टिव हैं, और उसके ऊपर आप ऐसा एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जिसके तहत जो सबसे गरीब है उसको आप भर्ता नहीं दे रहे हैं, आप उसको सशक्त कर रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, वो बैंक से कर्जा ले, कहीं से भी कर्जा ले, वो अपना माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करें, ताकि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी बढ़े। देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है कि लैंड रिफॉर्म्स तो हो गया है, पर रूरल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे काफी लो रहा है। और अगर आपको रूरल इनकम्स बढ़ाने हैं, क्योंकि सस्टेनेबल तरीका अगर आप गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, वो रूरल इनकम्स बढ़ाने से ही होगा। और उसके लिए आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस, नॉन फार्म इनकम को पुश करना पड़ेगा। और ये जो योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो सबसे गरीबों के लिए है, वो ये कोशिश करता है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए। इसीलिए हम रकम पे मत जाए, हम परिप्रेक्ष्य को देखें। जम्मू कश्मीर में ये लास्ट 2 साल क्या बदलाव हुआ है, और इसके देखते हुए आप अगर इसकी समीक्षण करते हैं, तो आपको पता चलेगा ये काफी बड़ा एक और काफी अहम कदम है। जी प्रोफेसर गुप्ता, आपने कहा कि ये समाज के हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अगर पहुंचाने की बात की गई है, महिलाओं को हम यहाँ पर दरकिनार नहीं कर सकते। एक अहम भूमिका आदि आबादी मानी जाती है। छोटे छोटे उद्योग हैं जो महिलाएं अपने घरों से चलाती हैं। देश भर की भी अगर बात की जाए तो फिर जम्मू कश्मीर तो स्वर्ग कहा जाता है धरती का। तो ऐसे में महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनको विकास की राह में आगे लाना, बराबर देना, एक बराबर का दर्जा देना, वो कहीं ना कहीं इस फैसले से झलकता नजर आता है। बिल्कुल है, क्योंकि ये अगर स्कीम देखते हैं, ये NRLM और दीनदयाल अंत्योदय जो स्कीम है, इसमें भी है
जब आप संगठित कर रहे हैं वहां पे एक लेवल ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन होना ही होना है, उसके बगैर मान्यता नहीं मिलेगा। तो आप बेसिक देखिए, पहला काम है आप रूरल लेवल पे मूवमेंट शुरू करते हैं, पंचायतों को, सरपंचों को जहां पे ऑलरेडी विमेन के लिए रिजर्वेशन है, ये विश्वास दिलाते हैं कि सरकार आपके लिए जो कर रहे हैं ये आप खुद आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आप महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जो क्रेडिट स्कीम्स है, ट्रेनिंग स्कीम्स है, वहां पे भी आप महिलाओं को शामिल कर रहे हैं जी। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में इतने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है रूरल एरियाज में, असंख्य है। आप गांव गांव जाइए, आप जिला जिला जाइए, आपको बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मिलेंगे जहां पे महिलाओं भी शामिल है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और अगर आप दीनदयाल अंत्योदय ये योजना है इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं जहां पे महिलाओं को जितना बढ़ावा मिला है, इनको इन परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो महिलाओं का आगे बढ़ना यहाँ पे सुनिश्चित है अगर ये स्कीम पूरी तरह से लागू होता है। और अब तो ये स्कीम पूरी तरह से लागू होगा इस राज्य में। जी बिल्कुल। प्रोफेसर धीरज, आपके पास आना चाहूंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, आपने जो भाषा ज्ञान की महत्वता पर जोर दिया, इसमें साथ ही साथ जोर ऑल्सो दिया गया है 3 से 8 साल के जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उस पर जोर देने की यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक अटैच्ड है, एडीबी इसमें साथ एड दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न एड के साथ साथ जब अपनी लोकल भाषा को जोड़ते हैं तो उसका जो मेल है और जो उसका परिणाम निकल कर आता है वो शायद अनइमेजिनेबल है। उससे शायद सोचा भी नहीं जा सकता कि किस तरह के परिणाम निकल कर सामने आएंगे। आप इसको अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, देखिए एजुकेशन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर इसमें स्टेट्स को एक दिशा दिखाने का काम कर रहा है और उनको वित्तीय सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो एक डायरेक्शन पकड़ें। अगर आप पॉलिसी को ध्यान से देखें तो इसमें जो फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट फोकस पहले था फाउंडेशनल लिटरेसी, कि जो फाउंडेशन लेवल पे लोग लिटरेट बने और उनका एक जो स्तर है एजुकेशन का वो ऊपर बढ़ के आए। दूसरा, अगर आप इससे देखें कि सेंटर इसको मॉनिटर कैसे करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो जो इनका पीजीआई स्कोर्स हैं उनको बढ़ाकर, अगर जो स्टेट्स उनको बढ़ाती हैं, अपने जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में अपने स्कोर बढ़ाती हैं, उनको ज्यादा सपोर्ट, उनको ज्यादा इंसेंटिव देने का एक इसमें विषय शामिल है। तीसरा, अगर आप देखें परख करके जो नेशनल असेसमेंट सेंटर्स जगह जगह पर बना दिए गए हैं, ये परख सेंटर्स भी एक काम करेंगे उनकी असेसमेंट करने के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सपोर्ट से ये रन करेंगे और स्टेट्स इसे इंप्लीमेंट करेंगी। तो स्टेट्स को अब मेरे ख्याल से एक ध्यान से इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब सेंटर वित्तीय सपोर्ट दे रहा है, सेंटर एक दिशा दिखा रहा है, परंतु इसको एक्चुअल जिसे कहते हैं कि सही हिसाब से अगर इसकी कार्यवाही की जाए वो तो स्टेट्स के हाथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक, पहले भी एडीबी ने कुछ स्टेट्स में सपोर्ट दिया और 5-6 स्टेट्स को पहले सपोर्ट दिया था। अब जो नई स्टेट्स के लिए ये जो सपोर्ट आया है इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंसेस हैं, रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस देयर फॉर दो स्टेट्स, और स्टेट्स को बढ़ चढ़कर इन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और अपने पीजीआई स्कोर्स को इंप्रूव करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। इस कार्यक्रम में हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फौरन वापस आते हैं और जारी रखेंगे अपनी इस चर्चा को। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां, हमारा बैंक वहां। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy,
an ocean of opportunities. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम कैबिनेट के बड़े फैसले, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा, डायरेक्टर हैं IIM रोहतक से, और प्रोफेसर DS गुप्ता हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जम्मू यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर गुप्ता, आपके पास आऊँगी। जिस तरह से 2/3 लोगों को, परिवारों को इस योजना के साथ जोड़ने की बात कही गई है, खुद जब केंद्रीय मंत्री इन फैसलों का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत एक बड़ा चैलेंज था, मुश्किल था कि उन परिवारों को, उन लोगों को चिन्हित करना जिनको असल में इस योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए या जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अब उस प्रोसेस को भी अप टू द मार्क किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की जो एक कोशिश है उसमें इजाफा किया जाएगा। देखिए, दो बातें हैं। जब आप चयन कर रहे हैं तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गांव में सभी को पता है कि किसको सबसे जरूरी किसके लिए है जी, किसको इसकी खास आवश्यकता है, ये गांव में पता है। इतने साल इसको कोशिश किया जा रहा था लागू करने के विदाउट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इदारे जो आपके पास है, इनको अगर इन्वॉल्व करता नहीं है, आप करते नहीं है, ये सिर्फ नौकरशाही से चलता है, तो ये तो कभी सक्सीड कर ही नहीं सकता। आवाम के लिए जो आप योजना बना रहे हैं, तो आवाम की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो हो ही नहीं सकता। और ये स्थिति था यहाँ पे 2000 से लेके 2013 से लेके 2018 तक, जब ये योजना शुरू हुआ तब तो यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, ये नौकरशाही से ही चल रहा था। मैं बार बार कहता हूं, बदलाव आया 2018 में एक तरफ से, जब बैक टू द विलेजेस एक प्रोग्राम शुरू किया। वहां पे सिविल सर्वेंट्स को सेंसिटाइज किया गया कि भाई गांव में हालत क्या है, और गांव वालों को बताया गया कि आपके पावर्स क्या है, सरपंच के पावर्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। यह प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये 2 साल से यह प्रक्रिया चल रहा है, और इस प्रक्रिया का तीसरा स्टेज इस वक्त चल रहा है। बैक टू द विलेजेस अभी भी हो रहा है, और इसीलिए ये इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी था। एक बार आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं तो सेल्फ पुलिसिंग हो जाता है, लोगों को पता है कि कौन यहाँ पे कौन वल्नरेबल है, कौन नहीं वल्नरेबल है। देखिए, यहाँ पे हम गरीबी देख नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं वल्नरेबिलिटी। एक परिवार हो सकता है जिसके पास जमीन का टुकड़ा है, जिसके चलते उसका पेट भर जाता है, पर वो हमेशा वल्नरेबल रहता है कि आज अगर फसल ठीक नहीं हुआ, कुछ उल्टा सीधा हो गया इस साल, तो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसकी, और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी अगर आप आइडेंटिफिकेशन करने हैं, नौकरशाही से करवाना है, तो आपको तो दशक लग जाएगा और आपका काम ठीक तरह से नहीं होगा। पर एक बार आप कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, पंचायत को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसमें लोगों का आस्था है और जो जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जिनको पता है, वो एक बार इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, यहां पे लोग रकम देख रहे हैं 520 करोड़, रकम ज्यादा नहीं है, पर इस रकम से क्या हो सकता है वो काफी ज्यादा है। और खास करके अगर हमें रूरल पॉवर्टी को बढ़ाना, खत्म करना है, अगर हमें माइक्रो एंटरप्राइजेस को जनरेट करना है, तो मैं मानता हूं ये एक बुनियादी कदम है। बिल्कुल। इसके चलते आप जब रूरल लोगों को संगठित कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं, उसको स्किल्स दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बुनियादी ढांचा जो है आपके लिए एक एंटरप्रेन्योरियल रूरल इंडिया ये बनाने के लिए आप ये ढांचा बना रहे हैं, जिसके चलते ये काम काफी आगे तक जा सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर धीरज, आपके पास आऊंगी। NEP से जुड़ा एक और सवाल, अगर स्टार्स प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। रिजल्ट्स ऑफ स्टेट्स की हमने बात की है, बच्चों के लर्निंग स्टाइल की हमने बात की है। यहाँ पर अगर टीचिंग की बात की जाए, किस तरह से एक नई दिशा, एक नई तस्वीर यहाँ पर शिक्षकों के लिए भी इस पॉलिसी के अंतर्गत रखी गई है। एक मोनोटोनस
रूटीन से जिस तरह से वो पढ़ाते आ रहे थे, अब नया तरीका होगा, उसके लिए नई ट्रेनिंग्स दी जाएंगी टीचर्स को, और उस ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करेंगे ये टीचर्स और फिर बच्चों को आगे शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये पॉलिसी हर किसी के विकास की बात की जाती है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम एज अ होल के विकास की बात करती है। आप देखें कि कोविड ने बहुत सारे टीचिंग, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, उसको ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है जी। प्राइम मिनिस्टर ने ई विद्या का एक बहुत ही बड़ा एक कदम लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं और उसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है स्टार प्रोग्राम के अंडर। ई विद्या का मतलब है कि ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। 30 मई के बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट है और बहुत ज्यादा फोकस है। अब अगर आप इसे देखें तो सरकार का एक और स्टेप एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी लेवरेज्ड सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी तवज्जो है, उनका बहुत ज्यादा ध्यान है। इससे क्या फायदा होगा? अगर आप देखें, सबसे पहले तो टीचर्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए। ऑनलाइन डिलीवरी का कई फायदे हैं, कई नुकसान है, बट बहुत ज्यादा फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। फायदा ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ व्हाट यू डिलीवर इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में क्या डिलीवर कर रहे हैं, इस ट्रांसपेरेंसी होने से ही मुझे ऐसा लगता है कि जो आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं या डिलीवरी आउटकम्स हैं योर टीचर्स की, उसमें वृद्धि मिलेगी। और दूसरा ये है कि अगर इसे आप जोड़ें स्केल से, ऑनलाइन और ब्लेंडेड एजुकेशन में स्केल बढ़ाना जो है वो रिलेटिवली आसान है व्हेन यू कंपेयर इट टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको स्कूल खोलने हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेप इसमें लिया गया है, पर्टिकुलरली जो ई विद्या का स्टेप था, ये बहुत बड़ा स्टेप था जी। और इसमें अगर टीचर्स को अप्रोप्रिएटली ट्रेनिंग दी जाए तो इसमें इसके पेस को, इसके दायरे को और इसकी रीच को और इसके ऊपर जो शोध हो सकता है और इसके ऊपर जो इवैल्यूएशन हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा आउटकम्स इंप्रूव होने का ऐसा मुझे लग रहा है कि हो जाने चाहिए। बिल्कुल। परंतु स्टेट्स को, अगेन मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, स्टेट्स को बढ़ चढ़कर इसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। 5 स्टेट्स को आप ये देख रहे हैं कि एडीबी सपोर्ट कर रहा है, 6 को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है और भारत सरकार उसमें अपना पैसा लगा रही है। तो ये इतना बड़ा रकम, तकरीबन 5,718 करोड़ की जो रकम है, ये काफी बड़ी रकम है। इसमें सिग्निफिकेंट शेयर जो है जी, वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी से लेवरेज करके हमें रिमोटेस्ट कॉर्नर पे जाना पड़ेगा एजुकेशन देने के। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 और अहम फैसले जो कैबिनेट की ओर से लिए गए वो है, आर्थिक मामलों की समिति ने निर्णय लिया कि खनन और इस्पात निर्माण कार्यों को अलग अलग रखा जाएगा, और साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि विदेशी बाजार से जो सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को अब कुछ करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया गया है, जो कि 3,874 रुपए है। प्रोफेसर धीरज, अगर बहुत संक्षेप में 1 या 2 पंक्तियों में आप इस पर कुछ कहना चाहें, वक्त हमारे पास बहुत कम है। देखिए, आपको कुछ टाइम पहले की अगर बात बताऊं, जब कोविड सिचुएशन शुरू हुई थी तो ब्रेंट क्रूड जो प्राइस वो कह रहे थे वो नेगेटिव में चल। नेगेटिव का मतलब ये है कि आप हमारा तेल ले जाइए, उसको स्टोर करने का इतना ज्यादा खर्चा हो रहा था कि उसको कह रहे थे कि भाई आप जो देश जो प्रोड्यूस कर रहे थे कि आप ले जाइए जी। तो ये जब ऐसा फैसला होता है, ये हमारे मिनिस्ट्री को, हमारे जो वहां पे अधिकारी हैं उनको एक शक्ति प्रदान करता है कि वो मार्केट के एडवांटेज ले पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इन फैसलों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आज के इस खास कार्यक्रम कैबिनेट के बड़े फैसलों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।